तो छात्राओं, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में एनसीईआरटी खंड 11.1 से। ये हमारा अस्वीकरण है। तो आज की कक्षा में जो पहला अनुभाग हम पढ़ेंगे 11.1 वो है लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे इसे अच्छे से समझने के लिए। तो हम देखेंगे 3 उदाहरण। सबसे पहले हम पहले ही घन, घनाभ और बेलन जैसी आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में सीख चुके हैं। तो हम इससे पहले ही घन, घनाभ और बेलन इन सभी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बारे में जान चुके हैं। इन्हें प्रिज्म कहा जाता है क्योंकि वे समान आकृतियों को एक के ऊपर रखने से बनता है। इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रिज्म कहते हैं। घन कैसे बनता है? घन वर्ग को एक के ऊपर एक रखने से क्या मिलता है? घन मिलता है। घनाभ आपको कैसे मिलता है? एक आयताकार चित्र को जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो हमें घनाभ मिलता है। तो इस तरीके से इन्हें हम प्रिज्म कहते हैं क्योंकि वे समान आकृतियों को एक के ऊपर एक रखने से बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे पिरामिड नामक ठोस के बारे में जिसमें शंकु शामिल होता है। पिरामिड समान आकृतियों को एक के ऊपर एक रखने से नहीं बनता है। तो शंकु जो है वो समान आकृतियों को एक के ऊपर एक रखने से नहीं बनता है। तो हम आज की कक्षा में शंकु के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले एक गतिविधि देखते हैं शंकु बनाने की। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें एक समकोण त्रिभुज काटना है। जो त्रिभुज होगा त्रिभुज ABC, जहां B जो होगा वो समकोण पर होगा। समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक के अनुदिश एक लंबी डोरी पर टेप लगाएं। उदाहरण के लिए AB जो भुजा होगी, जो लंब होगी, उसके अनुदिश हम एक लंबी डोरी पर टेप लगाएंगे। डोरी को पकड़ेंगे और त्रिभुज को उसके चारों ओर घुमाएंगे। आप यहाँ इस आकृति में देख सकते हैं। यहाँ पे जो आकृति A है वहां पे आपने त्रिभुज लिया है ABC। अब हमने B के अनुदिश एक लंबी डोरी पर टेप लगाया है और फिर हमने उसे घुमाना प्रारंभ किया है। अब जब आप इसे घुमाते हो तो आप क्या देखते हो कि त्रिभुज एक 3D आकृति, त्रिआयामी आकृति बनती है। यह बिल्कुल एक आइसक्रीम के कोन की तरह दिखता है। ऐसी ही आकृति जो होती है वो शंकु की आकृति होती है। इस आकृति को जो हमें त्रिभुज से मिली इसे हम शंकु ही कहते हैं। यहाँ पे जो C वाला चित्र है उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लंब है उसे हम H से दर्शा रहे हैं और जो उसका आधार है उसकी त्रिज्या को हम R से दर्शा रहे हैं। तो अब हम आगे शंकु के बारे में देखते हैं। अब हम समझते हैं एक लंबवृत्तीय शंकु को। तो वह जो त्रिआयामी, जो 3D आकृति जो आपने अभी अभी बनाई थी उसे ही हम लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। अब शंकु के क्या क्या भाग होते हैं? शीर्ष, तो जो शंकु का नुकीला भाग होता है उसे हम शीर्ष कहते हैं। जहां से डोरी पकड़ी गई थी उसे हम उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। जहां आपने जो त्रिभुज ABC लिया था और फिर उसे घुमाया था तो वो जो बिंदु A थी उसे हम शंकु का शीर्ष कहते हैं, जो कि नुकीला भाग होता है। अब ऊंचाई किसे कहते हैं? ऊंचाई को हमने अभी H से दर्शाया था, जो थी रेखा AB। शीर्ष से आधार के केंद्र तक की जो सीधी रेखा है यह हमेशा आधार पर लंबवत होती है। इसे ही हम ऊंचाई कहते हैं, जिसे हम H से दर्शाते हैं। अब त्रिज्या क्या है? आधार के केंद्र से उसके किनारे तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। अब त्रिज्या कैसा था? वो वृत्ताकार था। तो उसका आधार जो शंकु का आधार था वो वृत्ताकार था और उस आधार के केंद्र से उसके किनारे तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। अर्थात वो जो वृत्त की त्रिज्या थी, जो वृत्ताकार आधार थी, उसकी त्रिज्या को हम शंकु की त्रिज्या कहते हैं। अब तिर्यक ऊंचाई क्या है?
शीर्ष से वृत्ताकार आधार के किनारे पर किसी भी बिंदु तक की दूरी या तिरछी भुजा होती है। जो अभी त्रिभुज में जो तिरछी भुजा थी, जब हम त्रिभुज को घुमा रहे थे, जिसे हमने AC से दर्शाया था, वह ही तिर्यक ऊंचाई होती है, जिसे हम L से दर्शाते हैं। वो शीर्ष से वृत्ताकार आधार के किनारे पर किसी भी बिंदु तक की दूरी होती है। आधार का केंद्र क्या होता है? वृत्ताकार तल का मध्य बिंदु ही आधार का केंद्र होता है। तो जो वृत्ताकार तल है उसका केंद्र ही शंकु के आधार का केंद्र होता है। अब लंब वृत्तीय शंकु क्या नहीं है, मतलब हम कब कह सकते हैं कि यह एक लंब वृत्तीय शंकु है और कब कह सकते हैं कि यह एक लंब वृत्तीय शंकु नहीं है। अब यह महत्वपूर्ण है कि ऊंचाई आधार के लंबवत हो और आधार वृत्ताकार हो। मतलब लंब वृत्तीय शंकु होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो ऊंचाई है जिसे हम H से दर्शा रहे थे, वो आधार के लंबवत ही हो और आधार शंकु का जो आधार हो वो वृत्ताकार हो। अब लंब वृत्तीय शंकु क्या नहीं है? यहाँ इन दोनों आकृतियों में आप देख सकते हो, ये दोनों ही आकृतियां लंब वृत्त शंकु नहीं है। अब यहाँ पे जो पहली आकृति है जिसे हम A से दर्शा रहे हैं, उसके शीर्ष से आधार के केंद्र तक की रेखा जो है वो समकोण पर नहीं है, वो झुकी हुई है। तो वो जो पहला चित्र है वो शंकु नहीं है, वो एक लंब वृत्तीय शंकु नहीं है। और दूसरा भी नहीं है, क्योंकि दूसरे के आधार एक पूर्ण वृत्त नहीं बनाता, ये एक अंडाकार आकृति का है या फिर किसी अन्य आकृति का है। इसीलिए क्योंकि यह एक पूर्ण वृत्त नहीं बना रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो आकृति B है वो भी एक लंब वृत्तीय शंकु है। तो ये दोनों ही आकृतियां एक लंब वृत्तीय शंकु नहीं है, क्योंकि लंब वृत्तीय शंकु होने के लिए महत्वपूर्ण है कि ऊंचाई आधार के लंबवत हो और आधार वृत्ताकार हो। ध्यान दें, इस अध्याय में जब भी हम शंकु कहते हैं तो हम हमेशा एक लंब वृत्तीय शंकु की बात कर रहे हैं। तो हम आगे इस अध्याय में जब भी शंकु कहेंगे तो आपको यही समझना है कि हम एक लंब वृत्तीय शंकु के बारे में ही कह रहे हैं। अब हम एक गतिविधि देखते हैं शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने के लिए। अब एक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो जैसे आपने एक तंबू देखा होगा, तो अगर एक तंबू को एक कपड़े से ढकना होगा तो तंबू के सिर्फ ऊपरी हिस्से को कपड़े से ढकते हैं, उसके आधार को नहीं। तो जो ऊपरी हिस्से को हम कपड़े से ढक रहे हैं, वो जो हिस्सा है वो शंकु का पृष्ठीय हिस्सा है और उसका क्षेत्रफल ही शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि यहाँ शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल यानी किस क्षेत्रफल के बारे में बात की गई है। तो हम इसकी गणना कैसे कर सकते हैं उसे हम एक गतिविधि के द्वारा समझते हैं। यह गतिविधि हमें यह समझने में मदद करेगी कि एक शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए सूत्र कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम गतिविधि देखते हैं। यहाँ पे ये 3 आकृतियां हैं जिसे मैं अभी आपको समझाती हूँ। अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक कागज के शंकु को उसकी भुजा के साथ सीधा काटते हैं। यहाँ पे जो आकृति A है वो एक कागज की शंकु है। अब आप उस कागज के शंकु को उसकी भुजा के साथ सीधा काट दिया आपने, जो कि आकृति B में दिखाई दे रही है। यहाँ जो A और B बिंदु है वहां पे आपने कागज को काटा है एक सीधा पे। जब आप इसे खोलते हो तो एक पिज्जा का टुकड़ा या एक वृत्त के त्रिज्य खंड जैसा दिखता है। यहाँ जो आकृति C है, यहाँ पे आपने उस शंकु के आकार के कागज को एक सीधे में काटने के बाद खोल दिया है। तो ये आपको कैसा दिख रहा है? ये आपको एक पिज्जा के टुकड़े की तरह दिख रहा है या फिर एक वृत्त के त्रिज्य खंड की तरह दिख रहा है। इस पिज्जा के टुकड़े का घुमावदार किनारा ठीक शंकु के आधार की परिधि 2πr है। यहाँ पे जो इसका घुमावदार किनारा है जो गोलाकार आकृति में है, वो शंकु के आधार की परिधि के ही बराबर है, क्योंकि हमने उसे ही तो खोला है। और शंकु की परिधि क्या थी? 2 गुणे पाई गुणे r। तो
यहाँ पे जो पिज्जा के टुकड़े का जो घुमावदार हिस्सा है, यानी कि जो वृत्ताकार हिस्सा है, वो शंकु के आधार के परिधि के बराबर होगा, यानी कि 2 गुणे पाई गुणे आर के बराबर होगा। इस पिज्जा के टुकड़े की त्रिज्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। अब इस जो हमें ये जो पिज्जा का टुकड़ा मिला, उसकी जो त्रिज्या थी वो क्या है, वो एल है, और एल हमारे कागज वाले शंकु में क्या था, उसकी तिर्यक ऊंचाई थी। यानी कि जो पिज्जा का टुकड़ा है उसकी त्रिज्या हमारे शंकु की तिर्यक ऊंचाई के बराबर है, अर्थात उसकी त्रिज्या एल के, उसकी जो त्रिज्या है वो एल के बराबर है, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई थी। अब हम देखते हैं कि ये जो हमें सी चित्र मिला, अब इससे हम शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब जो इसका क्षेत्रफल होगा, जो ये पिज्जा का टुकड़ा है, जो इसका क्षेत्रफल होगा वही तो कागज के शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हमने उसे ही तो खोलकर ये पिज्जा का टुकड़ा बनाया है। तो इसका ही क्षेत्रफल शंकु के पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इस पिज्जा के टुकड़े को कई छोटे पतले त्रिभुजों में काट कर कल्पना करें। अब आप क्या करोगे कि हमें जो पिज्जा का टुकड़ा मिला, हम उसे छोटे छोटे त्रिभुजाकार में काट देंगे, पतले त्रिभुजों में काट देंगे। प्रत्येक छोटे त्रिभुज की ऊंचाई लगभग शंकु के तिर्यक ऊंचाई के बराबर ही होगी। इन सभी छोटे त्रिभुजों के जो आधार का योग होगा, इनका जो आधार होगा उनका योग क्या होगा, पूरे वक्र के किनारे को ही तो ये बनाते हैं, तो ये शंकु के आधार की परिधि के बराबर ही होगा, यानी कि 2 गुणे पाई गुणे आर। इन सभी छोटे त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल जो होगा वो हमारे जो पिज्जा का टुकड़ा हुआ उसका क्षेत्रफल होगा, और जो हमारे पिज्जा का टुकड़ा का क्षेत्रफल है वही हमारे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो अब इन सभी छोटे त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा आधे गुणे कुल आधार गुणे ऊंचाई, जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब यहाँ पे हम सारे छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए हमने कुल आधार को लिया है, हमने एक त्रिभुज के आधार को नहीं लिया है, हमने सारे त्रिभुजों के आधारों का योग लिया है, ये कुल आधार है। और कुल आधार क्या है, कुल आधार शंकु के आधार की परिधि थी, जो थी 2 गुणे पाई गुणे आर, तो हमने उसे इस सूत्र में डाल दिया, जो हमें देता है कुल छोटे त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल बराबर आधे गुणे 2 गुणे आर पाई गुणे आर गुणे एल। एल क्या थी, ऊंचाई, और ये एक छोटे त्रिभुज की ऊंचाई है एल, जो कि हमारे शंकु की तिर्यक ऊंचाई थी, क्योंकि जो शंकु का तिर्यक ऊंचाई था वही हमारे छोटे त्रिभुजों के लिए ऊंचाई का कार्य कर रहा है। और यहाँ से 2 और 2 ऊपर नीचे से कट जाते हैं और हमें मिलता है पाई गुणे आर गुणे एल, अर्थात शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई गुणे आर गुणे एल, जिसे हम CSA से दर्शा रहे हैं। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण संबंध तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई के बीच। हम इनके बीच एक महत्वपूर्ण संबंध को जानते हैं। अब यहाँ पे आप आकृति देख सकते हैं, यहाँ पे इस आकृति में आप तिर्यक ऊंचाई देख सकते हैं जिसे L से दर्शाया गया है, H देख सकते हैं ऊंचाई, और R से दर्शाया गया है त्रिज्या को। अब हम इन तीनों के बीच में संबंध को देखेंगे। एक शंकु को आप इस तरह से देखो कि आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। यहाँ पे आप इस शंकु में एक समकोण त्रिभुज देख सकते हैं, जो कि तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई और त्रिज्या से मिलकर बना है, जहाँ पे समकोण किन 2 भुजाओं पर है, समकोण त्रिज्या और ऊंचाई वाले भुजाओं पर बना है। अब शंकु की ऊंचाई h है, शंकु का आधार जो है उसकी त्रिज्या r है और उसकी तिर्यक ऊंचाई l है। l कौन सी वाली भुजा है, ढलान वाली भुजा है। अब पाइथागोरस प्रमेय जब हम इस त्रिभुज में लगाएंगे, तो क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई का घात 2 बराबर होता है ऊंचाई का घात 2 जोड़ आधार का घात 2।
तो यहाँ पे हमारी तिर्यक ऊंचाई क्या है, L है। तो L का घात 2 जो होगा वो R के घात 2 और H के घात 2 के बराबर होगी। और यहाँ से हमें L क्या मिलता है, यहाँ से हमें L मिलेगा R का घात 2 जोड़ H के घात 2 के वर्गमूल के बराबर। यहाँ पे हमने किस प्रमेय का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने पाइथागोरस के प्रमेय का इस्तेमाल किया है। और यहाँ से हमने तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई के बीच एक संबंध ज्ञात किया। ये संबंध बहुत ही जरूरी है जो आगे कई प्रश्नों में इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे हम एक समकोणीय वृत्त शंकु का निकाल सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला था। जैसे कि जब एक तंबू को आप तंबू के अगर ऊपरी हिस्से को आप कपड़े से ढक रहे हो तो हिस्सा जो ढका वो उसका वक्र पृष्ठीय हिस्सा था। लेकिन जब हम कुल क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसका जो आधार है, जो वृत्ताकार आधार है, हमें उसका भी तो क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। कुल क्षेत्रफल में उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी शामिल होता है और उसका आधार का क्षेत्रफल भी शामिल होता है। वो जो वृत्ताकार आधार होती है समकोणीय वृत्त शंकु में, वो क्षेत्रफल भी शामिल होती है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो यहाँ जो दोनों क्षेत्रफल का जो योग होता है वही हमें शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल देती है। तो यदि शंकु का बंद आधार है, अर्थात अगर तंबू है, अगर आप उसके आधार को भी किसी चटाई से ढक रहे हो तो वो जो चटाई का जो हिस्सा जिसने शंकु के आधार को ढक दिया, उस हिस्से का जो क्षेत्रफल होगा वही उसके आधार का, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल होगा। तो यदि शंकु का बंद आधार है तो आपको वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ना होगा, तब हमें मिलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई गुणे R का घात 2, क्योंकि एक वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुणे R का घात 2, जहां पे R उस वृत्त की त्रिज्या होती है। तो एक शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम TSA से दर्शा रहे हैं, जो होगा CSA जोड़ आधार का क्षेत्रफल। अब CSA क्या है, वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है जो हमने पहले ही ज्ञात किया था, पाई गुणे R गुणे L। और आधार का क्षेत्रफल क्या हुआ, एक वृत्ताकार आकृति का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या R है, तो वो होती है पाई गुणे R का घात 2। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई गुणे R गुणे L का योग पाई गुणे R के घात 2 के साथ। यहाँ पे R क्या है, ये R उस शंकु के आधार की त्रिज्या है, यानी कि उस वृत्ताकार आधार की त्रिज्या है। तो जब हम इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई गुणे R का गुणनफल L और R के योग के साथ, जहां हमने पाई और R के गुणनफल को एक साथ बाहर निकाल दिया है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं जो हमें इन सूत्रों को समझने में और मदद करेगा। तो ये उदाहरण कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्थात हमें तिर्यक ऊंचाई दी गई है और आधार की त्रिज्या दी गई है और हमें लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो अब हम इसका हल देखते हैं। तो हमें इस उदाहरण में लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें जो जानकारियां दी गई है वो ये है कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि L दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि R दी गई है हमें 7 सेंटीमीटर और हमें अभी तक पता चल चुका है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है पाई गुणे R गुणे L और हमें L का मान पता है और R का भी मान पता है। तो हम यहाँ से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हम मानों को, हमें जो मान दिए गए हैं उसे हम इस सूत्र में डाल देंगे और पाई का मान हम 22/7 लेंगे।
अगर पाई का कोई भी मान प्रश्न में ना दिया गया हो तो हर बार आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है। पर किसी किसी प्रश्न में आपको पाई का मान 3.14 भी दिया होगा तो आप वहां वो इस्तेमाल करें, पर यहाँ क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो हम पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करेंगे। तो इन सभी मानों को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में डालने पे हमें मिलता है 22/7 गुणे 7 गुणे 10। अब यहाँ से 7 ऊपर नीचे से रद्द हो जाएगा और हमें मिलेगा 22 गुणे 10 जो देता है 220। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने शंकु के वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया जो हमें मिला 220 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। तो हमने पहला उदाहरण कर लिया, उम्मीद है आपको यह उदाहरण समझ आया होगा। अब अगले उदाहरण में आपको एक मक्के की आकृति दिख रही होगी जो है आकृति 11.5, जो कुछ शंकु के आकार का ही है, जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर और इसके जो सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या है वो दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है कि यदि भुट्टे की सतह के प्रत्येक 1 वर्ग सेंटीमीटर पर औसतन 4 दाने हैं तो पूरे भुट्टे में कितने दाने होंगे। हमें पूरे भुट्टे में कितने दाने हैं ये दानों की संख्या ज्ञात करनी। अब ये दाने सिर्फ और सिर्फ वक्र हिस्से पर ही है, ये इसके आधार पर नहीं है। अर्थात हमें इस प्रश्न के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा मक्के के, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि उस पे कितने दाने हैं। तो चलिए हम इसका हल देखते हैं। मक्का के भुट्टे पर दानों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले भुट्टे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निर्धारित करना होगा, क्योंकि दाने केवल और केवल उसी भाग पर हैं। अब ये जो मक्की की आकृति है ये एक लंब वृत्त शंकु की तरह है। अब इस पे जो दाने हैं वो केवल और केवल उसके वक्र के हिस्से पे हैं, उसके आधार के हिस्से पर नहीं है। तो इसीलिए हम पहले भुट्टे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर हमें ज्ञात करेंगे कि उस क्षेत्रफल में कितने दाने आ सकते हैं। तो हम ये बता देंगे कि पूरे भुट्टे पर कितने दाने आएंगे। जितने दाने उस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर आएंगे उतने ही दाने तो हमारे पूरे भुट्टे पर आएंगे। अब भुट्टे की त्रिज्या दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर, क्योंकि कहा गया है कि भुट्टे का जो सबसे चौड़ा सिरा है उसकी त्रिज्या। अब जो सबसे चौड़ा है वही तो उसका वृत्ताकार हिस्सा है, तो उस वृत्ताकार हिस्से की त्रिज्या ही हमें दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। तो भुट्टे की त्रिज्या दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर और भुट्टे की ऊंचाई यानी कि एच हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वक्र के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वक्र के पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई गुणे आर गुणे एल होता है। अब एल हमारे पास है नहीं, पर एल और आर और एच में एक संबंध है हमारे पास और उस संबंध का इस्तेमाल करके हम एल निकाल सकते हैं और फिर वक्र के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र के लिए तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता हमें होती है, तो हमें सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई की गणना ही तो करनी पड़ेगी। अब तिर्यक ऊंचाई कैसे मिलती है, वो आर की घात 2 जोड़ एच की घात 2 का वर्गमूल लेने से हमें तिर्यक ऊंचाई मिलती है। अब यहाँ पे हमें आर और एच का मान तो पता है, तो उसे हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से हम तिर्यक ऊंचाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम जब आर और एच का मान यहाँ प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें एल का मान मिलता है 2.1 का घात 2 जोड़ 20 का घात 2 का वर्गमूल, और ये हमें देता है 404.41 का वर्गमूल, जो कि लगभग 20.11 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें तिर्यक ऊंचाई लगभग 20.11 सेंटीमीटर मिल गई। अब हम मक्के के भुट्टे का वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसका
सूत्र होता है पाई गुणे आर गुणे एल। अब पाई का मान तो प्रश्न में नहीं दिया है, तो पाई का मान हम इस्तेमाल करेंगे 22/7 और आर हमें दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर और एल का मान हमने ज्ञात कर लिया 20.11 सेंटीमीटर। इन सभी मानों को हम जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें मिलता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA बराबर 22/7 गुणे 2.1 गुणे 20.11 जो कि हमें देता है CSA बराबर 22 गुणे 0.3 गुणे 20.11। तो यहाँ पर हमारे पास अभी तक ये CSA यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिला है जो कि बराबर होता है 6.6 गुणे 20.11 के और जो हमें देता है अंत में 132.726 के बराबर। और उदाहरण के अनुसार 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करने पर जब हम इसे 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करते हैं तो ये हमें मिलता है 132.73 वर्ग सेंटीमीटर के लगभग। तो हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल गया लगभग 132.73 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल तो पता चल गया कि जिस क्षेत्रफल पर हमें भुट्टे के दाने ज्ञात करना है। अब हमें 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितने दाने हैं वो हमें पता है। तो अब हमें पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिला उतने वर्ग सेंटीमीटर पर कितने दाने होंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो अब हम प्रश्न के अंत में आ गए हैं और अब हमें भुट्टे के कुल दानों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हमें दिया गया है कि सतह के प्रत्येक 1 वर्ग सेंटीमीटर पर औसतन 4 दाने हैं, अर्थात 1 वर्ग सेंटीमीटर पर हमें 4 दाने मिलते हैं और हमारे पास कुल कितने वर्ग सेंटीमीटर है, हमारे पास कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जितना वर्ग सेंटीमीटर है हमें उतना ही वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास सतह है जिस पर हमें दाने लगाने हैं, अर्थात पूरे भुट्टे पर दानों की संख्या कितनी होगी, उतने ही दाने जो कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर होंगे, अर्थात वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का गुणनफल प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाने के साथ ये हमें देगा पूरे भुट्टे पर दानों की संख्या। अब यहाँ पे जब हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान डाल दिया तो हमें मिलता है दानों की संख्या बराबर 132.73 गुणे 4 जो कि बराबर है 530 गुणे 9 के। क्योंकि दानों की संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अब दानों की संख्या तो पूर्ण होती है, आधा दाना 1/3 दाना ऐसा तो हम नहीं कहते हैं, इसीलिए हमें दानों की संख्या को एक पूर्ण संख्या में लिखनी है। तो हमें जो दाने की संख्या मिली हम उसकी निकटतम पूर्ण संख्या में उसे पूर्णांकित करते हैं। तो भुट्टों की संख्या लगभग 531 मक्के के दाने होंगे। तो भुट्टे जो हमें यह भुट्टा जो हमें इस आकृति में दिया गया है, जो आकृति 11.5 में जो हमें भुट्टा दिया गया है इस पर लगभग 531 मक्के के दाने होंगे। तो यही उदाहरण यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह उदाहरण समझ आया होगा। धन्यवाद। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। अब आगे हम शंकु के बारे में और भी जानेंगे। तो हम अगली कक्षा में मिलते हैं।